हवेली नुमा इस घर के दरो दीवार में आज अजीब सी थरथराहट थी। किचन से आती मसालों की महक और सहन में बच्चों के शोर ने फिजा को बोझल सा बना दिया था। लेकिन बालाई मंजिल की गैलरी में खामोशी का राज था। जरियाब ने अपने कमरे के आधे खुले दरवाजे से बाहर झांका तो उसे सामने वाली सीढ़ियों पर माहिनूर नजर आई, जो अपनी रेशमी कमीज के चाक संभालती नंगे पांव नीचे जाने की जल्दी में थी। उसके गीले बाल उसकी कमर पर नागिन की तरह लहरा रहे थे, जिनसे गिरती बूंदें उसके मलबूस को जगह जगह से बदन के साथ चिपका रही थीं। जरियाब की नजरों में एकदम ही वो पुरानी हिद्दत ओद कर आई जो सिर्फ माहिनूर के कुर्ब में महसूस होती थी। उसने एक लंबा सांस भरा और दबे कदम बाहर निकल आया। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो माहिनूर? अभी तो शाम की चाय में वक्त है। जरियाब की भारी और मर्दाना आवाज गैलरी की खामोशी को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। माहिनूर के कदम वहीं थम गए। उसने पलटकर देखा तो सामने जरियाब खड़ा था, जिसकी आस्तीनें चढ़ी हुई थीं और आंखों में वो मखसूस शरारत थी जो हमेशा माहिनूर के दिल की धड़कन तेज कर दिया करती थी। वो, तायम्मा बुला रही हैं, सब कजिन्स नीचे जमा हो रहे हैं। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में वो कपकपाहट थी जिसे जरियाब बखूबी पहचानता था। वो चंद कदम चलकर उसके इतना करीब आ खड़ा हुआ कि माहिनूर को उसके वजूद से उठने वाली परफ्यूम और सिगरेट की मिलीजुली खुशबू साफ महसूस होने लगी। तायम्मा कहीं भाग नहीं जा रही, और ना ही वो कजिन्स। जरा ठहरो, तुम्हारे दुपट्टे का पल्लू अभी तक मेरे कमरे की कुंडी में अटका हुआ महसूस हो रहा है। जरियाब ने इंतहाई धीमे लहजे में कहा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गीले बालों की एक लट को उंगली के गिर्द लपेटा। माहिनूर का सांस सीने में ही अटक गया। उसने महसूस किया कि जरियाब की उंगलियां उसकी गर्दन के लम्स को छू रही हैं, जहां ठंडे पानी की बूंदें अभी तक मौजूद थीं। जरियाब, कोई देख लेगा, प्लीज हटें। उसने बमुश्किल सरगोशी की, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसे ये कुर्बत नागवार में ही गुजर रही। उस मुश्तरका घर में जहां हर वक्त आंखें लगी रहती थी, इन दोनों की ये चोरी छुपे की मुलाकातें ही इनकी जिंदगी का असल रंग थीं। जरियाब ने झुककर उसके कान के पास सरगोशी की। जाने दूंगा, पर एक शर्त पर। आज रात जब सब सो जाएंगे तो तुम छत वाले कमरे में आओगी। बोलो, आओगी ना? माहिनूर ने तेजी से इस बात में सर हिलाया और एक झटके से अपना हाथ छुड़ाकर नीचे की तरफ भाग गई, जबकि जरियाब उसे जाते हुए देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ वहीं खड़ा रह गया। माहिनूर सीढ़ियां उतरते हुए अपने तपते रुखसारों को दुपट्टे के पल्लू से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दिल की धड़कन थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। नीचे हॉल में पहुंचते ही उसे ताई अम्मा की बुलंद आवाज सुनाई दी, जो बड़े ताया अब्बू के साथ किसी संजीदा मौजू पर महवे गुफ्तगू थी। पूरे खानदान का हुजूम वहां मौजूद था। छोटे बच्चे सहन में शोर मचा रहे थे, जबकि सोफों पर बैठे कजिन्स का टोला हंसी मजाक में मसरूफ था। माहिनूर ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए, जहां उसकी छोटी चची और हम उम्र कजिन जोया शाम के लवाजमात तैयार कर रही थी। जोया ने उसे देखते ही शरारत से आंख दबाई। बड़ी देर कर दी ऊपर, बाल सुखाने में इतना वक्त लगता है, या फिर किसी ने रास्ता रोक लिया था? जोया की इस खुली छेड़छाड़ पर माहिनूर का चेहरा मजीद तमतमा उठा। उसने जल्दी से फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ग्लास भरने लगी ताकि अपनी घबराहट छुपा सके। कुछ नहीं जोया, बस वो तौलिया नहीं मिल रहा था, उसने सरसरी सा जवाब दिया, मगर उसके जहन में अभी भी जरियाब की उंगलियां और उसके कान में गूंजती वो भारी सरगोशी मौजूद थी। जरियाब इस घर का सबसे बारोब और जिद्दी नौजवान था, जिसकी बात टालने की जुर्रत किसी में ना थी। वो ताया अब्बू का बड़ा बेटा था और पूरे खानदान में उसे एक खास मुकाम हासिल था। कुछ ही देर बाद जरियाब भी निहायत इत्मीनान से सीढ़ियां उतरता हुआ हॉल में आ गया। उसने सफ़ेद कुल्फ ज़दा कुर्ता पहन रखा था, जिसमें उसकी शख्सियत मजीद निखर कर सामने आ रही थी। उसकी नज़रें सीधी किचन के दरवाजे पर जमी थीं, जहां माहिनूर बर्तन समेट रही थी। जरियाब ने अपने तायाजाद भाइयों के पास बैठते हुए एक नज़र माहिनूर पर डाली, जिसमें एक वाज़ेह पैगाम और रात का वादा याद दिलाने की शिद्दत थी। खाने की मेज़ पर पूरा खानदान इकट्ठा हुआ तो रौनक अरूज पर थी। बड़े तायाबू ने अचानक जरियाब और माहिनूर के जिक्र पर बात छेड़ी। भाई, हम सोच रहे हैं कि अब इन बच्चों के हाथ पीले कर ही दिए जाएं। जरियाब ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और कारोबार भी संभाल लिया है, अब उसे घर बसाना चाहिए। ताया अब्बू की बात पर पूरे दस्तरख्वान पर खामोशी छा गई, मगर जरियाब के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसने मेज के नीचे से अपना पांव माहिनूर के पांव से छुआ, जो उसके बिल्कुल सामने बैठी थी। माहिनूर ने झुरझुरी ली और अपना निवाला हल्क में ही फंसने से बचाया। ये लम्स इतना अचानक और बेबाक था कि उसे लगा शायद सबने देख लिया हो, मगर सब अपनी बातों में मग्न थे, सिवाय जोया के, जो इन दोनों के दरमियान बदलते रंगों को बखूबी भांप रही थी।
رات ہوتے ہی حویلی کے شور و غل میں کمی آنے لگی۔ ایک ایک کر کے سب اپنے کمروں کی طرف کوچ کر گئے۔ ماہ نور اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو تک رہی تھی۔ دل میں ایک انجانا خوف بھی تھا اور اشتیاق بھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو اس نے خاموشی سے اپنا کمبل ہٹایا۔ اس نے ایک گہرا سیاہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھا تاکہ اندھیرے میں کسی کی نظر نہ پڑے۔ سیڑھیوں کی ہر آہٹ اسے اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چھت والے کمرے کے قریب پہنچی، اسے دروازہ پہلے سے ہی ادھ کھلا ملا۔ اندر مدھم سی روشنی تھی اور سگریٹ کا دھواں فضا میں لہریں بنا رہا تھا۔ زریاب وہاں کھڑا کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں وہ وحشیانہ چمک ابھری جو ماہ نور کے بدن میں سنسنی دوڑا گئی۔ تو تم آ گئیں، مجھے معلوم تھا تم میرا انتظار ختم کرو گی۔ زریاب نے دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کمرے میں موجود مدھم زرد روشنی نے ماحول کو ایک عجیب سے سحر میں جکڑ رکھا تھا۔ زریاب نے جیسے ہی اسے اپنے حصار میں لیا، ماہ نور کا وجود پارے کی طرح پگھلنے لگا۔ اس کے مضبوط بازوؤں کی گرفت میں ایک ایسی اپنائیت اور حق جتانے والی شدت تھی جس سے فرار ممکن نہ تھا۔ زریاب نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب جھکایا، جہاں بالوں کی نمی اب ایک مہکتی ہوئی تپش میں بدل چکی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ماہ نور کہ نیچے کھانے کی میز پر تمہارے قریب بیٹھ کر خود پر قابو پانا میرے لیے کتنا کٹھن تھا۔ اس کی آواز بوجھل اور لرزش سے بھرپور تھی۔ ماہ نور نے بے اختیاری میں اپنے ہاتھ اس کے چوڑے شانوں پر ٹکا دیے۔ اس کا ریشمی دوپٹہ سرک کر شانوں سے نیچے جا گرا تھا۔ زریاب کی انگلیاں اب ماہ نور کی کمر پر دباؤ بڑھا رہی تھیں، جس سے ان کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ماہ نور نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیا اور سپردگی کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ خوف لگتا ہے زریاب، اگر کسی کو علم ہو گیا تو تایا ابو اور ابا جان کبھی ہمیں معاف نہیں کریں گے، اس نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ زریاب نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس گھر کی دیواریں بہت بلند ہیں ماہ نور، اور اس سے بھی بلند میرا حوصلہ ہے۔ تم میری ہو، یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جب تم نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ باہر صحن میں لگے پرانے نیم کے درخت پر کسی پرندے کے پر پھڑپھڑانے کی آواز آئی تو ماہ نور ایک دم سہم کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس قربت نے زریاب کے اندر سوئی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دے دی۔ اس نے ماہ نور کو سہارا دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس لمحے پورے خاندان کا وجود، وہ بڑا گھر اور وہ ساری بندشیں جیسے کہیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ زریاب کا لمس اب اس کے گالوں سے ہوتا ہوا ٹھوڑی تک آ گیا تھا۔ ماہ نور نے اپنی آنکھیں موندھ لیں۔ اس کے بدن میں دوڑتی سنسنی اسے ایک ایسی وادی میں لے جا رہی تھی جہاں صرف وہ اور زریاب تھے۔ شادی کے بعد کی زندگی کا سوچا ہے کبھی؟ زریاب نے اس کے کان کی لو کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ماہ نور نے شرما کر اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ تب تو یہ سب چھپ کر نہیں کرنا پڑے گا نا؟ اس نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ زریاب نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ تب تو میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مشترکہ گھر، یہ ہجوم، سب مٹ جائے گا، صرف ہم ہوں گے اور ہماری یہ دیوانگی۔ ابھی وہ دونوں اسی طلسمی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے والے ہال میں کسی کے چلنے اور برتن گرنے کی آواز آئی۔ دونوں کے سانس ایک دم رک گئے اور ماہ نور نے خوفزدہ نظروں سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ آواز کسی ایٹم بم کے دھماکے سے کم نہ تھی جس نے ان دونوں کے گرد بنے ریشمی حصار کو ایک لمحے میں تار تار کر دیا۔ ماہ نور کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا اور اس نے بدحواسی میں اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھایا۔ زریاب نے پھرتی سے اسے ایک طرف لگی الماری کی آڑ میں کیا اور خود کان دروازے سے لگا لیا۔ نیچے ہال میں کسی کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ شاید تایا ابو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ ماہ نور کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگا شاید باہر کھڑے شخص کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جب نیچے والا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تب جا کر ان دونوں کے سانس میں سانس آئی۔ زریاب نے پلٹ کر الماری کی اوٹ میں کھڑی ماہ نور کو دیکھا جو ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہاتھوں کو تھاما۔ شش، پرسکون ہو جاؤ، وہ چلے گئے، اس نے تسلی دی، مگر اس کی اپنی آواز میں بھی ایک ہیجان تھا۔ اس خوف نے ان کے درمیان موجود رومانوی تناؤ کو ایک نئی جرہت دے دی تھی۔ خطرے کی اس لہر نے جیسے ان کی تڑپ کو مزید جلا بخش دی تھی۔ مجھے اب جانا چاہیے زریاب، اگر تائیمہ میرے کمرے میں چلی گئی تو قیامت آ جائے گی۔
माहिनूर ने मनमनाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ी, मगर जरियाब ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा। इस बार उसका अंदाज पहले से ज्यादा तीखा और बेबाक था। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो बात शुरू हुई थी। उसने उसे दीवार और अपने वजूद के दरमियान कैद कर लिया। उसके हाथ अब माहिनूर की कमर के गिर्द हमायल थे और उनका कुर्ब इतना बढ़ गया था कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। माहिनूर ने महसूस किया कि जरियाब की गिरफ्त में अब एक जाहिलाना जिद शामिल हो गई थी। उसने अपना चेहरा झुकाकर माहिनूर की गर्दन के उस हसास मकाम को छुआ जहां उसकी शहरग तेजी से धड़क रही थी। माहिनूर के मुंह से एक बेसाख्ता सिसकी निकली जिसे उसने अपने लब दांतों तले दबाकर रोक लिया। जरियाब, प्लीज, कोई सुन लेगा। उसकी इल्तिजा में अब एक ऐसी लज्जत थी जो खुद उसे भी हैरान कर रही थी। जरियाब ने उसकी परवाह किए बगैर उसके बालों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर दीं और उसे अपनी तपिश का एहसास दिलाने लगा। उस मुश्तरका घर के उस बंद कमरे में जहां बाहर पूरा खानदान सो रहा था, उन दोनों के दरमियान मोहब्बत की वो आग भड़क रही थी जो किसी भी सामाजिक बंधन और खौफ से बेनियाज थी। तुम मेरी हो माहिनूर, और मैं तुम्हें इस घर के सामने अपना बनाकर दम लूंगा। जरियाब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अहद किया। उस लम्हे माहिनूर को एहसास हुआ कि शादी से पहले का ये छुप छुपाकर मिलना, ये खौफ और ये तड़प ही शायद उनकी मोहब्बत का असल हासिल थी। उसने एक आखिरी बार जरियाब के सीने पर सर टिकाया और फिर तेजी से दरवाज़ा खोलकर अंधेरी राहदारी में गुम हो गई। पीछे जरियाब उसे जाता देखकर अपनी तिश्ना लर्जिश को समेटने की कोशिश करने लगा। उसे मालूम था कि अगली सुबह जब सब नाश्ते की मेज़ पर होंगे तो उनकी नज़रों का टकराव एक नया तूफान खड़ा कर देगा। अगली सुबह की रोशनी जब हवेली के रोशनदानों से छन कर सेहन में फैली तो फिज़ा में रात वाले तनाव का नामो निशान तक न था। किचन से पराठों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू और ताई अम्मा की कड़कदार आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। माहिनूर ने रात भर की बेख्वाबी को छुपाने के लिए अपनी आंखों में काजल की गहरी लकीर लगाई, मगर उसके चेहरे की सुर्खी और होंठों की लर्जिश अभी भी उस राज की गवाही दे रही थी जो रात की तारीकी में छत वाले कमरे में दफन हुआ था। जब वो नाश्ते की ट्रे उठाए हॉल में पहुंची तो उसके कदम बोझल थे। वहां सब मर्द हजरात बैठ चुके थे और जरियाब हस्बे मामूल अपने अखबार में मगन था, मगर जैसे ही माहिनूर की चूड़ियों की खनक सुनाई दी, उसने अखबार की ओट से एक ऐसी भरपूर नज़र डाली कि माहिनूर के हाथ कांप उठे। माहिनूर बेटी, जरा जरियाब को चाय तो दो, ये आज कुछ ज्यादा ही खामोश है, ताया अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा। माहिनूर ने लरसते हाथों से प्याली भरी और जरियाब की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने प्याली उसके करीब रखी, मेज़ की ओट में जरियाब की उंगलियों ने जानबूझकर उसकी पूरों को छुआ। वो लम्स इतना गर्म और जुर्रतमंदाना था कि माहिनूर के बदन में बिजली सी कौंध गई। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा, जिससे चाय की चंद बूंदें जरियाब के सफ़ेद करते पर गिर गईं। ओह, माफ़ कीजिएगा, उसने घबराकर कहा। जरियाब ने निहायत इत्मीनान से अपनी कुर्सी पीछे की और एक मानी खेज मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। कोई बात नहीं माहिनूर, कुछ दाग तो अच्छे होते हैं, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की चाय का जायका ही ऐसा है कि इंसान सब भूल जाए। उसके लहजे में छुपा तंज और मोहब्बत सिर्फ माहिनूर ही समझ सकती थी। घर की खवातीन अब शादी की तैयारियों और जोड़ों के इंतखाब पर बहस कर रही थी। हमने सोचा है कि अगले माह की 14 तारीख को ही निकाह रख दिया जाए, ताई अम्मा ने ऐलान किया तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जरियाब ने अपनी नज़रें माहिनूर पर जमा दीं जो शर्म से दोहरी हो रही थी। इस घर में जहां हर तरफ रिश्तेदारों और बच्चों का हुजूम था, इन दोनों के दरमियान एक खुफिया जुबान चल रही थी। जरियाब की नज़रें मुसलसल माहिनूर के बदन का ताक़ुब कर रही थी। कभी उसके गालों पर ढलती जुल्फ़ को देखती तो कभी उसके गले में मौजूद उस निशान को ढूंढती जो रात की बेबाकी का गवाह था। दोपहर के वक्त जब सब कैलूला कर रहे थे, माहिनूर सहन में लगे नल पर हाथ मुंह धोने आई। अचानक उसे पीछे से किसी के मजबूत वजूद का एहसास हुआ। उससे पहले कि वो मुड़ती, जरियाब ने उसे दीवार के साथ दबोच लिया। तुम पागल हो गए हो, यहाँ कोई भी आ सकता है। माहिनूर ने सहम कर इधर उधर देखा। जरियाब ने उसके गीले चेहरे से पानी की बूंदें अपनी उंगली से साफ की। तुम्हारी चाय का जुर्माना अभी बाकी है माहिनूर। ये जो तड़प तुमने मेरे अंदर जगाई है, इसे अब सिर्फ निकाह का बंधन ही ठंडा कर सकता है, उसने उसके कान के पास झुककर कहा, जिसकी गर्म सांसों ने माहिनूर को पिघला कर रख दिया। इस मुश्तरका घर की बेपनाह पाबंदियों के दरमियान इनकी ये चोरी छुपे की मुलाकातें इनकी मोहब्बत को एक ऐसी जुनूनी हद तक ले जा रही थी जहां से वापसी मुमकिन न थी। जरियाब की कुर्बत उस वक्त तपती धूप में किसी ठंडे साए जैसी थी, मगर उसमें छुपी तपिश माहिनूर के औसान खता कर रही थी।
اس نے بمشکل اپنے آپ کو چھڑایا اور کچن کی طرف بھاگی، جہاں برتنوں کا ڈھیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زریاب کی نظریں اس کی پشت پر پیوست ہیں، جیسے وہ اسے اپنی گرفت سے نکلنے کی اجازت ہی نہ دے رہا ہو۔ اس بڑے گھر میں جہاں چچی اور تائیوں کی گفتگو کا شور کبھی تھمتا نہ تھا، وہاں اب شادی کے جوڑوں اور زیورات کے تذکرے نے ایک نئی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ زویا، جو شروع سے ہی ان دونوں کے معاملے میں کافی حد تک باخبر تھی، دبے قدموں ماہ نور کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ مان کیوں نہیں لیتی کہ زریاب بھائی نے تمہیں پوری طرح اپنے سحر میں جکڑ لیا ہے؟ زویا نے شرارت سے اس کے کان میں کہا۔ ماہ نور نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر مصنوعی خفگی سے منہ پھیر لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے زویا، تو بس اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ لیکن زویا کہاں باز آنے والی تھی؟ اس نے ماہ نور کے گلے پر پڑے اس ہلکے سے سرخی مائل نشان کی طرف اشارہ کیا جو دوپٹے کے سرکنے سے نمایاں ہو گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی کسی مچھر کا کارنامہ ہے یا پھر رات کی کسی خفیہ ملاقات کا نشان؟ ماہ نور کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور کچن سے باہر نکل گئی، مگر اس کا پورا وجود شرم سے گلنار ہو رہا تھا۔ شام ڈھلے جب مرد حضرات کام سے واپس لوٹے تو حویلی کے بڑے کمرے میں محفل جم گئی۔ بڑے تایا ابو نے سب کو چائے پر اکٹھا کیا تھا۔ زریاب کے والد یعنی چھوٹے تائے نے بات شروع کی۔ بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ شادی کی تقریب اسی حویلی کے بڑے صحن میں رکھی جائے، خاندانی روایات کا پاس بھی رہے گا اور سب بچے اکٹھے بھی رہیں گے۔ سب نے اس تجویز کی تائید کی، مگر زریاب کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے مسلسل سامنے بیٹھی ماہ نور کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ اس کی ہنسی کی کھنک زریاب کے رگ و پے میں شہد گھول رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب گھر کے بڑے اپنے کمروں میں چلے گئے اور بچے صحن میں کھیلنے لگے تو زریاب نے خاموشی سے ماہ نور کو اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انکار کا وقت نہیں ہے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سٹور روم کی طرف گئی، جہاں پرانوں فرنیچر اور صندوق پڑے تھے۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں جیسے ہی اس نے قدم رکھا، ایک مضبوط ہاتھ نے اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کر دیا۔ زریاب نے اسے ایک پرانے لکڑی کے صندوق کے ساتھ لگا دیا۔ کتنی دیر تک مجھے تڑپاؤں گی؟ اس کی آواز میں ایک ایسی بھاری لرزش تھی جو ماہ نور کے بدن میں سنسنی پیدا کر گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ زریاب کے لب اس کی پیشانی کو چھو رہے ہیں، اور اس کی گرفت میں اب وہ شدت آ گئی تھی جو نکاح سے پہلے کے ان آخری دنوں کی تڑپ کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس بند کمرے کی گھٹن میں بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے سانسوں کی خوشبو مسحور کر رہی تھی۔ صرف کچھ دن اور ماہ نور، پھر تم قانونی طور پر میری ہوگی، اور تب یہ دیواریں بھی ہمیں نہیں روک سکیں گی۔ زریاب نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے عہد کیا۔ سٹور روم کی اس گھٹن اور پرانی لکڑی کی خوشبو میں رچی بسی فضا میں زریاب کی سانسیں ماہ نور کے چہرے پر تپش بکھیر رہی تھیں۔ باہر سے بچوں کے بھاگنے اور دور سے تائی اماں کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی، مگر اس بند کمرے کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ زریاب نے اپنا ہاتھ ماہ نور کی کمر پر جمایا اور اسے خود سے اس طرح قریب کیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل ہو گیا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی ماہ نور، کچھ بولو، کیا تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا مجھ پر؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے نہایت بوجھل آواز میں کہا۔ ماہ نور نے اپنے لرزتے ہاتھ زریاب کے سینے پر رکھے، جہاں اس کے دل کی دھڑکن کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ زریاب، پلیز، کوئی آ جائے گا، اگر کسی نے یہاں ہمیں دیکھ لیا تو شادی سے پہلے ہی سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے ہانپتے ہوئے سرگوشی کی، مگر اس کی آواز میں وہ انکار نہیں تھا جو اسے دور کر پاتا۔ زریاب نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ میں تو صرف اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں جب میں سب کے سامنے تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں محبت اور خوف کا ایک حسین امتزاج رقص کر رہا تھا۔ اچانک باہر راہداری میں زویا کی آواز گونجی۔ ماہ نور، کہاں ہو تم؟ تائی اماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ماہ نور کا رنگ پھک پڑ گیا۔ اس نے بدحواسی میں زریاب کو پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر زریاب نے آخری بار اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کی اور اسے دیوار کی اوٹ میں کر دیا۔ جاؤ، مگر یاد رکھنا یہ تڑپ ادھوری ہے، اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہ نور نے اپنے بال درست کیے، دوپٹہ سنبھالا اور جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل ابھی بھی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ زویا اسے دیکھتے ہی رک گئی۔ سٹور روم میں کیا کر رہی تھی، اور تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ اس نے مشکوک نظروں سے ماہ نور کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس پرانی سلائی مشین ڈھونڈ رہی تھی۔
ماہ نور نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا اور تیزی سے صحن کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے در و دیوار میں اب شادی کے گیتوں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کا ہلا گلا شروع ہو چکا تھا، مگر ان سب کی بھیڑ میں ماہ نور کی نظریں صرف زاریاب کو تلاش کر رہی تھی، جو اب مردانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا قہقہے لگا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چند دنوں کا فاصلہ اب اسے مزید بے قرار کرے گا، اور شادی کے بعد کی زندگی کا تصور اس کے بدن میں شہد جیسی مٹھاس گھول رہا تھا۔ اب انتظار تھا تو بس اس رات کا، جب یہ چھپ چھپا کر ملنا ایک ابدی بندھن میں بدل جانا تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں پیلے رنگ کی قناتیں لگ چکی تھیں اور فضا میں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ شادی کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا اور گھر کا ہر کونا شور و غل سے معمور تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر کزنز کے گیتوں نے ایک سما باندھ رکھا تھا۔ ماہ نور، جو آج اپنی مہندی کے پیلے جوڑے میں کسی کھلتی ہوئی کلی کی طرح مہک رہی تھی، سہیلیوں کے جرمٹ میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی گہری رنگت والی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ زویا اس کے کان میں مسلسل شرارتیں کر رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، مہندی کا رنگ کتنا گہرا چڑھا ہے۔ زریاب بھائی کی محبت تو ابھی سے سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ ماہ نور نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں، مگر اس کی نگاہیں بار بار مردانے کی طرف اٹھتی تھیں، جہاں سے زریاب کے کہکہوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ زریاب آج کچھ زیادہ ہی پرجوش تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر صحن کے دوسرے کونے میں محفل جما رکھی تھی، مگر اس کی نظریں کسی شکاری کی طرح اپنی منزل کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے اس بھیڑ بھاڑ سے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ یہ ہجوم چھٹے اور وہ ماہ نور کے اس مہکتے وجود کو اپنی باہوں میں بھر سکے۔ تقریب کے اختتام پر جب سب کھانے کی طرف بڑھے تو زریاب نے موقع پا کر ماہ نور کا راستہ روک لیا، جو کچن سے پانی لینے جا رہی تھی۔ مہندی تو بہت خوبصورت لگی ہے، پر کیا اس میں میرا نام بھی کہیں چھپا ہے؟ اس نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی سحر انگیز لہجے میں پوچھا۔ ماہ نور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ زریاب، یہاں سب موجود ہیں، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ زریاب نے ایک قدم اور قریب کیا۔ اس کے بدن سے اٹھتی عود کی خوشبو ماہ نور کے اعصاب پر چھانے لگی۔ کہنے دو جسے جو کہنا ہے، کل کے بعد تو تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہے۔ ویسے یہ پیلا رنگ تم پر بہت جچ رہا ہے، بالکل سونا لگ رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ماہ نور کی مہندی لگی ہتھیلی کو چھونے کی کوشش کی، مگر ماہ نور نے شرما کر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ابھی نہیں زریاب، ابھی یہ ہاتھ گیلے ہیں۔ زریاب کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ اس نے جھک کر اس کے کان کی لو کے پاس سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے، پر ابھی بھی میری نظروں سے بچنا نہیں۔ ابھی تم ان ہاتھوں کو بچا لو، مگر کل جب یہ نکاح کی مہر لگ جائے گی، تب میں دیکھوں گا کہ تم خود کو مجھ سے کیسے بچاتی ہو۔ اس مشترکہ گھر کے ہر فرد کے سامنے میں تمہیں اپنا کہوں گا، اور رات صرف ہماری ہوگی۔ ماہ نور کا سانس رکنے لگا۔ اس کے بدن میں دوڑتی لہریں اسے یہ باور کرا رہی تھی کہ شادی کے بعد کی زندگی اس تڑپ سے کہیں زیادہ آتشگیر ہونے والی ہے۔ اس نے تیزی سے وہاں سے قدم بڑھائے، جبکہ زریاب اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اب صرف چند گھنٹے ان کے درمیان حائل تھے۔ نکاح کا دن حویلی کے لیے خوشیوں کا پیغام لایا تھا، مگر زریاب اور ماہ نور کے لیے یہ ایک کربناک انتظار کی انتہا تھی۔ مردانے میں مولوی صاحب کے الفاظ فضا میں گونجے، اور جیسے ہی زریاب نے 3 بار قبول ہے کہا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کی تڑپ کو ایک ٹھکانہ مل گیا ہو۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھی ماہ نور کے آنسو اس کے مخملی دوپٹے پر گر رہے تھے، مگر یہ دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو اب اسے حاصل ہونے والا تھا۔ جیسے ہی دستخط ہوئے، زویا اور دیگر کزنز نے شور مچا دیا۔ مبارک ہو ماہ نور، اب تم باقاعدہ طور پر زریاب بھائی کی قید میں ہو۔ رخصتی کے وقت حویری کا وہی صحن جہاں وہ بچپن سے کھیلتی آئی تھی، اسے اجنبی سا لگنے لگا۔ حالانکہ اسے اسی گھر کے ایک دوسرے حصے میں جانا تھا، مگر ایک بیٹی کا اپنے باپ کا کندھا چھوڑ کر شوہر کے حصار میں جانا ایک بڑی تبدیلی تھی۔ زریاب نے جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانا شروع کیا تو اس کی گرفت میں ایک عجب سا فاتحانہ غرور تھا۔ خاندان کے بڑے بوڑھے دعائیں دے رہے تھے، جبکہ چھوٹے کزنز پیچھے سے ہلا گلا کر رہے تھے۔ جب وہ زریاب کے کمرے کے سامنے پہنچے تو زریاب نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں لپٹی، بھاری زیورات کے بوجھ تلے دبی، حیا کی مورت بنی کھڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زریاب نے دروازہ لاک کر دیا اور ایک لمبا سانس لیا۔
बाहर अभी भी लोगों के चलने फिरने और हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, मगर इस कमरे के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गुलाब की पत्तियों की महक और संदल की धुनी ने फिजा को मधुश कुन बना दिया था। माहिनूर बेड के किनारे बैठी अपने लरसते हाथों को देख रही थी। जरियाब उसके करीब आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने निहायत नरमी से माहिनूर का घूंघट उल्टा तो उसके सामने एक ऐसा हुस्न था जिसकी तमन्ना उसने बरसों की थी। आज कोई ताई अम्मा नहीं आएंगी और ना ही किसी के देखने का डर होगा। जरियाब ने उसकी ठोड़ी थामकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। माहिनूर की आंखों में हया के साथ साथ अब एक सपुर्दगी का एहसास भी था। जरियाब ने उसके गले से वो भारी हार उतारा जो उसकी गर्दन को चुभ रहा था, और उसके लम्स ने माहिनूर के बदन में आग सी लगा दी। शादी से पहले का वो खौफ याद है? जरियाब ने उसके कान के पास सरगोशी की। अब वो खौफ नहीं रहा, अब सिर्फ हक है, और मैं अपना ये हक आज पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करूंगा। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, जबकि माहिनूर ने अपनी आंखें मूंद लीं, ये जानते हुए कि अब उनकी जिंदगी का वो बाब शुरू हो रहा है जहां कोई पर्दा हाइल ना था। कमरे की मध्यम रोशनी और गुलाबों की तेज महक ने एक ऐसा सहर तारी कर रखा था जिसमें वक्त और मकाम की पहचान खो गई थी। जरियाब ने माहिनूर को बिस्तर पर बिठाया तो उसके अरूसी लिबास के कामदार जोड़े की सरसराहट खामोश कमरे में वाज़ेह सुनाई दी। माहिनूर का सर अभी भी झुका हुआ था और उसके कानों के भारी झुमके उसकी हर लर्जिश पर हल्के से टकरा रहे थे। जरियाब ने अपने लरसते हाथों से उसके सर से वो भारी दुपट्टा हटाया जिसके नीचे उसके गीले बालों की महक अब भी रची बसी थी। माहिनूर, तुम मेरी हो, सचमुच मेरी। उसकी आवाज़ में एक ऐसी गहराई थी जो माहिनूर के दिल में उतरती चली गई। उसने झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का तवाफ करते हुए उसके गालों तक आ गया। माहिनूर ने बेख्तियारी में जरियाब की शेरवानी के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। शादी से पहले की वो मुलाकातें, वो अंधेरे गोशों में छुपना, वो सब अब एक ख्वाब मालूम हो रहा था। अब कोई दीवार, कोई खानदान का बड़ा और कोई समाजी खौफ उनके दरमियान हायल नहीं था। जरियाब ने उसके गले में मौजूद उस बारीक सी जंजीर को छुआ जो उसके सांसों के ज़ेरो-बम के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। उसका लम्स अब पहले से कहीं ज्यादा निडर और बेबाक था। जरियाब, सब कितने खुश थे नीचे। माहिनूर ने सरगोशी की, जैसे वो अभी भी इस मुश्तरका घर के माहौल से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। जरियाब ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे खुद से बिल्कुल करीब कर लिया। नीचे की दुनिया नीचे रह गई माहिनूर, इस वक्त इस कमरे में सिर्फ मैं हूं और तुम हो। तुमने वो वक्त देखा है जब मैंने तुम्हें सिर्फ नज़रों से छूकर गुजारा किया था। अब इन तमाम अधूरी ख्वाहिशों का हिसाब लेने का वक्त है। उसने उसकी गर्दन के उस हसास मकाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत की जहां वो अक्सर अपनी उंगलियों से निशान छोड़ा करता था। बाहर सहन में अब सन्नाटा छा रहा था। सिर्फ दूर कहीं किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती और फिर खामोशी में गुम हो जाती। हवेली का वो हिस्सा जहां बाकी खानदान मुकीम था अब एक अलग दुनिया लग रहा था। जरियाब ने उसके जेवरात एक एक करके उतारने शुरू किए, और हर जेवर के उतरने के साथ माहिनूर को अपना वजूद हल्का और जरियाब की तपिश के हवाले होता महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि शादी के बाद का ये पहला लम्स उस तड़प से कहीं ज्यादा ताकतवर था जिसका तजुर्बा उसने शादी से पहले किया था। जरियाब ने उसके कान की लौ को अपने दांतों तले दबाया तो माहिनूर के लबों से एक दबी सिसकी निकली जो जरियाब के लिए किसी दावते जनून से कम न थी। उस रात हवेली के उस बंद कमरे में मोहब्बत की वो आग भड़क रही थी जिसे बुझाने के लिए अब पूरी उम्र भी शायद कम थी। रात का आखिरी पहर था और कमरे में फैली शमों की रोशनी अब मध्यम पड़कर दीवारों पर हयूले बना रही थी। जरियाब की बाहों में कैद माहिनूर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बरसों की मसाफत के बाद किसी महफूज पनाहगाह में पहुंची हो। शादी से पहले की वो छुप छुपाकर होने वाली मुलाकातें एक हैजान रखती थीं, मगर इस वक्त जरियाब के लम्स में जो सुकून और हाकिमियत थी उसने माहिनूर के वजूद को मोम की तरह पिघला दिया था। जरियाब ने उसके चेहरे पर बिखरी लटों को उंगलियों से पीछे हटाया और उसकी मखमली रंगत को अपनी आंखों में बसाने लगा। शादी से पहले जब मैं तुम्हें दूर से देखता था तो लगता था कि तुम कोई ख्वाब हो जिसे छूने से वो टूट जाएगा। जरियाब ने उसकी कमर पर दबाव बढ़ाते हुए निहायत बोझल लहजे में कहा, मगर आज तुम मेरे हिसार में हो और तुम्हारे बदन की ये तपिश मुझे बता रही है कि ये कोई ख्वाब नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत है। माहिनूर ने अपनी लरजती हुई पलकें उठाईं और जरियाब की आंखों में देखा जहां मोहब्बत के साथ साथ एक वहशियाना तलब भी रक्स कर रही थी। उसने अपना सर जरियाब के चौड़े सीने पर टिका दिया
जहां उसके दिल की धड़कन अब एक मुतवाजिन मगर ताकतवर लय में गूंज रही थी। अचानक बाहर राहदारी में किसी के चलने की आहट हुई। शायद ताई अम्मा फज्र के लिए बेदार हुई थी। माहिनूर एकदम सहम गई और उसने बेइख्तियारी में चादर खुद पर लपेट ली। ज़रियाब, बाहर कोई है, उसने सरगोशी की। ज़रियाब के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। उसने उसे मजीद खुद से करीब कर लिया और उसके कान में सरगोशी की। पागल लड़की, अब हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा घर है, हमारा कमरा है। अब बाहर कोई भी हो, उसे मालूम है कि इस कमरे की सरहदें अब सिर्फ मेरी और तुम्हारी हैं। उसने माहिनूर के खौफ को अपने लबों के लम्स से मिटाने की कोशिश की और उसका हाथ माहिनूर के बदन के उन हिस्सों तक गया जहां अभी तक हया का पहरा था। मुश्तरका खानदानी निज़ाम में रहते हुए जो फासले उन्होंने ज़बरदस्ती बरकरार रखे थे, अब वो एक एक करके मिट रहे थे। ज़रियाब का अंदाज अब पहले से कहीं ज्यादा निडर हो चुका था। उसने माहिनूर की ठोड़ी थामकर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और उसके लबों पर अपने वजूद की मोहर सब्त कर दी। ये शादी के बाद की पहली सुबह का आगाज था, जहां सूरज की पहली किरण अभी उफ़क़ पर नहीं उभरी थी, मगर इन दोनों के दरमियान मोहब्बत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन था। माहिनूर को अब एहसास हो रहा था कि शादी से पहले की तड़प तो महज एक तमहीद थी, असल दास्तान तो अब शुरू हुई थी, जिसकी हर सत्र में ज़रियाब का वालिहानापन लिखा था। उसने अपने बाजू ज़रियाब के गले में हमायल कर दिए, खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले करते हुए, ये जानते हुए कि अब इस घर में उनकी ज़िंदगी एक नए और बेबाक रंग में ढलने वाली है। फज्र की अजान की गूंज फिजा में फैली तो हवेली के दरो दीवार बेदार होने लगे। माहिनूर ने कच्ची नींद में ज़रियाब की गिरफ्त को अपने वजूद पर महसूस किया, जो नींद में भी उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं तो सामने ज़रियाब का चेहरा था, जो ख्वाबीदगी में भी बेहद बारौब और पुरकशिश लग रहा था। माहिनूर के चेहरे पर हया की एक नई लहर दौड़ गई जब उसे गुज़श्ता रात के वो तमाम लम्हात याद आए जब ज़रियाब ने अपनी तमाम तर जुनूनियत के साथ उसे अपना होने का एहसास दिलाया था। उसने आहिस्ता से उसका हाथ हटाना चाहा, मगर ज़रियाब ने नींद में ही उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लिया। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सूरज की पहली किरण ने भी हमें नहीं देखा। ज़रियाब ने आंखें बंद किए ही अपनी भारी आवाज़ में कहा। उसके लब अब माहिनूर के कांधे पर मौजूद उस निशान को छू रहे थे जो रात की बेबाकी का गवाह था। माहिनूर ने तरप कर उसे देखा। ज़रियाब, उठे, ताई अम्मा नाश्ते की मेज़ पर सबका इंतज़ार कर रही होंगी। आज हमारी शादी की पहली सुबह है, सबकी नज़रें हम पर होंगी। ज़रियाब ने एक गहरा सांस लिया और अपनी आंखें खोल दी, जिनमें अभी भी वही तशना लर्जिश मौजूद थी। सबकी नज़रों का खौफ अब पुराना हो गया माहिनूर, अब मैं तुम्हें सबके सामने अपने साथ बिठाऊंगा और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि हमारी तरफ मैली आंख से देखे। वो बिस्तर से उठा और माहिनूर को भी बाजू से पकड़कर उठाया। इस मुश्तरका घर के उसूलों के मुताबिक अब उन्हें नीचे जाना था, जहां पूरा खानदान जमा था। माहिनूर ने जल्दी से गुस्ल किया और अपना कामदार जोड़ा बदला, मगर उसके चेहरे की वो मखसूस सुर्खी और आंखों की चमक चीख चीख कर बता रही थी कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। जब वो दोनों एक साथ सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचे तो एकदम खामोशी छा गई। सब कजिन्स की शरारती नजरें उन पर जमी थीं। जोया ने आगे बढ़कर माहिनूर का हाथ थामा और सरगोशी की। बड़ी थकी थकी लग रही हो, लगता है ज़रियाब भाई ने रात भर सोने नहीं दिया। माहिनूर ने शर्म से अपना सर झुका लिया, मगर ज़रियाब ने निहायत इत्मीनान से सबके सामने माहिनूर की कुर्सी खींची और उसे अपने साथ बिठाया। तायाबू और तायम्मा के चेहरों पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। नाश्ते की मेज पर कहकहे बुलंद हो रहे थे, मगर मेज के नीचे ज़रियाब का पांव मुसलसल माहिनूर के पांव को छूकर उसे याद दिला रहा था कि हुजूम में होने के बावजूद वो दोनों एक दूसरे के सहर में गिरफ्तार है। शादी से पहले की वो चोरी छिपे की मुलाकातें अब एक कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ में बदल चुकी थी, मगर उनकी तड़प में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आई थी। नाश्ते की मेज पर होने वाली वो चहमगोइयां और कजिन्स की मानीखेज मुस्कुराहटें माहिनूर के असाब पर सवार थी, मगर ज़रियाब का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो निहायत सुकून से पराठा तोड़ रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खानदान के 20 अफराद की नज़रें उन दोनों के चेहरों का तवाफ कर रही हैं। ताई अम्मा ने प्यार से माहिनूर के सर पर हाथ रखा। बेटी, आज तुम्हारा पहला दिन है, थोड़ी देर आराम कर लो, किचन का काम जोया और बाकी लड़कियां संभाल लेंगी। ज़रियाब ने फौरन तायद की। जी ताई अम्मा, वैसे भी इसे नींद की सख्त ज़रूरत है, रात भर काफ़ी परेशान रही है। इसके लहजे में छिपी शरारत ने दस्तरख्वान पर एक नया कहकहा बुलंद कर दिया और माहिनूर को लगा जैसे वो ज़मीन में गड़ जाएगी। नाश्ते के बाद जब सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए तो ज़रियाब ने खामोशी से माहिनूर का पीछा किया, जो गैलरी में कपड़े समेट रही थी। इसने पीछे से आकर इसकी कमर में हाथ डाले और इसे दीवार के साथ लगा लिया। अब तो हम सबके सामने बैठे थे, अब क्यों भाग रही हो? ज़रियाब ने इसके गले में अपना चेहरा छुपाते हुए पूछा।
माहिनूर ने इसे धकेलने की कोशिश की। ज़रियाब, अभी ज़ोया यहाँ से गुजरेगी, प्लीज़ बाज आ जाएं। शादी से पहले आप डरते थे, अब तो आप बिल्कुल ही बेबाक हो गए हैं। ज़रियाब ने इसकी कलाई पकड़कर इसे घुमाया और इसकी आंखों में आंखें डाली। पहले डर था कि तुम्हें खो ना दूं, अब ये यकीन है कि तुम मेरी हो, और मुश्तरका घर का यही तो मज़ा है, सबकी मौजूदगी में तुम्हारे इस कुर्ब का एहसास करना जो सिर्फ मेरा है। इसने इसे वहीं गैलरी के एक अंधेरे कोने में खींच लिया, जहां धूप की एक लकीर फर्श पर रक्स कर रही थी। ज़रियाब का लांसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मुतालबा करने वाला था। इसने माहिनूर के लबों को अपनी गिरफ्त में लिया, और इस बार इसमें वो हिचकिचाहट नहीं थी जो निकाह से पहले हुआ करती थी। माहिनूर ने महसूस किया कि शादी के बाद ज़रियाब की मोहब्बत में एक किस्म की वहशत आ गई है, एक ऐसी भूख जो लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। वो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। आज दोपहर को सब सो जाएंगे तो हम छत वाली उसी कमरे में मिलेंगे जहां पहली बार तुमने मुझसे वादा किया था। ज़रियाब ने इसकी कमीज के ऊपर से इसके बदन की तपिश महसूस करते हुए कहा। माहिनूर ने हैरत से इसे देखा। मगर अब तो हमारा अपना कमरा है ज़रियाब ने एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वहाँ मिलने का अपना ही एक नशा है माहिनूर, वो यादें हमें दोबारा उस तड़प की तरफ ले जाएंगी जो हमें यहाँ तक लाई है। उसने आखिरी बार उसके माथे पर प्यार किया और उसे छोड़ दिया, जबकि माहिनूर वहीं खड़ी अपने बिखरे सांसों को संभालने लगी। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद की जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों का नाम नहीं, बल्कि उस जुनून की आग को मजीद भड़काने का एक लाइसेंस भी है। दोपहर के साये जब हवेली के कुशादा सहन में ढलने लगे और गर्मी की तपिश ने सबको अपने अपने कमरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया, तो माहिनूर का दिल किसी अनजाने खौफ और सहर के ज़ेरे असर धड़कने लगा। ज़रियाब की वो फरमाइश उसे बार बार बेचैन कर रही थी। उसने आईना देखा, अपनी बिखरी जुल्फों को संवारा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल आई। मुश्तरका घर की यही तो खासियत थी कि शोर के बीच भी खामोशी के कई जजीरे होते थे। वो दबे कदमों सीढ़ियां चढ़कर उसी पुराने स्टोर रूम और छत वाले कमरे की तरफ बढ़ी जहां उनकी मोहब्बत की पहली चिंगारी भड़की थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे एक मजबूत बाजू ने अंदर खींचकर दीवार से लगा दिया। ज़रियाब वहां पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत और तड़प थी जो अब शादी के बंधन के बाद मजीद गहरी हो चुकी थी। तुम आ गई? मुझे लगा शायद अब तुम इस पुरानी जगह को भूल गई होगी। ज़रियाब ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा। उसकी आवाज़ में वो मखसूस बोझलपन था जो माहिनूर के बदन में सनसनी दौड़ा देता था। उसने देखा कि ज़रियाब ने अपनी कमीज़ के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, जिससे उसकी चौड़ी छाती की तपिश साफ महसूस हो रही थी। भूलती कैसे? यही तो आपने मुझसे वो वादे लिए थे जो आज पूरे हो रहे हैं। माहिनूर ने निहायत धीमे लहजे में जवाब दिया, मगर उसकी नज़रें ज़रियाब के लबों पर जमी थीं। ज़रियाब ने उसे मजीद खुद में भेंच लिया। तब मैं तुम्हें छूने से डरता था कि कहीं तुम टूट न जाओ, पर अब मुझे तुम्हारे इस बदन पर अपना हक जताना आता है। उसने अपना चेहरा झुकाकर माहिनूर के गर्दन के उस हसास मकाम पर अपने दांतों का हल्का सा निशान छोड़ दिया, जहां उसकी शहरग तेजी से फड़क रही थी। माहिनूर के मुंह से एक बेसाख्ता सिसकी निकली जो कमरे की बोसीदा दीवारों से टकरा कर रह उस मुश्तरका घर की दीवारों के पीछे जहां पूरा खानदान ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था, उन दोनों की ये मुलाकात किसी गुनाह जैसी लज्जत दे रही थी। ज़रियाब का लम्स अब पहले से कहीं ज्यादा बेबाक और निडर था। उसने माहिनूर को उस पुराने संदूक पर बिठाया और उसके पैरों से जूतियां निकालकर उसके नंगे तलवों को सहलाने लगा। शादी से पहले और अब की जिंदगी में यही फ़र्क है माहिनूर, कि तब हम चोर थे और अब हम इस सल्तनत के बादशाह हैं जिसकी मलिका सिर्फ तुम हो। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसकी आंखों में झांका, जहां अब सिर्फ स्पुर्दगी का समंदर ठाठे मार रहा था। उस पुराने कमरे की फिजा एक बार फिर उनकी सांसों की तपिश से महकने लगी थी। उस पुराने कमरे की दीवारें उनके दरमियान पलने वाले उस नए बेबाक रिश्ते की गवाह बन रही थीं। ज़रियाब ने जब माहिनूर को अपनी बाहों में भींचा तो उसके वजूद की तपिश माहिनूर के रेशमी मलबूस के पार उसके बदन को पिघलाने लगी। शादी से पहले यहाँ हम सांसें रोक कर मिलते थे। ज़रियाब ने उसकी गर्दन के पास सरगोशी की, जहाँ उसकी गर्म सांसें सनसनी दौड़ा रही थी। मगर अब देखो, तुम्हारे इस बदन पर मेरा नाम लिखा जा चुका है। अब तुम्हारी हर सिसकी और हर धड़कन पर मेरा इख्तियार है। उसने निहायत नडरी से माहिनूर के लिबास की तहें दुरुस्त करने के बजाय उन्हें मजीद बेतरतीब कर दिया। माहिनूर ने महसूस किया कि शादी के बाद ज़रियाब की मोहब्बत में वो शोखी ख़त्म होकर एक ऐसी संगीन जुनूनियत में बदल गई है जो उसे मुकम्मल तौर पर अपना कैदी बना लेना चाहती थी।
उसने अपने हाथ जरियाब के घने बालों में पेवस्त कर दिए और उसकी आंखें मूंद लीं। बाहर परिंदों की चहचहाहट और कभी कभार नीचे से आती बर्तनों की आवाज़ ये याद दिलाती थी कि वो एक बड़े ख़ानदान का हिस्सा हैं। मगर इस वक्त उस बंद कमरे में वो दोनों दुनियाओं वाफिया से बेनियाज थे। जरियाब ने उसे दीवार के सहारे खड़ा किया और उसके चेहरे का हर गोशा अपने लबों से नापने लगा। तुम्हारी हया अभी भी वैसी ही है जैसे उस दिन थी जब मैंने पहली बार तुम्हें यहाँ पकड़ा था, जरियाब ने शरारत से कहा और उसके निचले लब को अपने दांतों तले दबा लिया। माहिनूर के बदन में लहरें सी उठने लगी। जरियाब, अब तो हमें नीचे जाना चाहिए, ताई अम्मा जाग गई होंगी, उसने हाँपते हुए इल्तिजा की। मगर उसके अपने हाथ जरियाब को खुद से दूर करने के बजाय उसे मजीद करीब खींच रहे थे। जरियाब ने गहरा कहकहा लगाया। उन्हें मालूम है कि उनका बेटा अब अपनी दुल्हन के सहर में है, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर दी कि माहिनूर को अपनी पसलियां चटकती महसूस हुईं। ये शादी के बाद का वो फर्क था जो उसे हर लम्हा महसूस होता था। पहले एक हद थी, एक खौफ था, मगर अब वो हदें मिट चुकी थीं। जरियाब ने उसे वापस अपनी आगोश में लिया और उसके कान की लो को छेड़ते हुए कहा, आज रात जब हवेली के सब चिराग गुल हो जाएंगे तो मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैंने इन बरसों में तुम्हारे लिए सोच रखा था। माहिनूर का चेहरा शर्म से तमतमा उठा। उसे एहसास हुआ कि इस मुश्तरका घर की चारदीवारी में इनकी ये मोहब्बत अब एक ऐसे दहकते हुए अलाव की तरह है जिसे बुझाना किसी के बस में नहीं था। उसने जरियाब के सीने पर सर टिकाया, ये जानते हुए कि अब उसकी जिंदगी का हर लम्हा उस जुनूनी शख्स की मर्जी और उसके लम्स के ताबे हो चुका है। वो दोनों अभी उसी मदहोशी में थे कि नीचे से जोया की ऊंची आवाज में गाने की आवाज आई, जिसने उन्हें एक बार फिर हकीकत की दुनिया में वापस आने पर मजबूर कर दिया। जोया के गाने की आवाज ने सहरजदा कमरे के सुकून में एक हलचल सी पैदा कर दी। माहिनूर ने बदहवासी में जरियाब के सीने से अपना सर हटाया और अपने बिखरे बालों को समेटने लगी। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई आ जाएगा, उसने लरसते हाथों से अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। उसके चेहरे की रंगत अब भी जरियाब के लम्स की तपिश से दहक रही थी। जरियाब ने एक गहरा सांस लिया और निहायत इत्मीनान से अपनी कमीज के बटन बंद करने लगा, जैसे उसे इस मुदाखलत से जरा बराबर भी फर्क न पड़ा हो। उसकी आंखों में अभी भी वही अधूरी प्यास थी जो माहिनूर के गिर्द एक हिसार बना लेती थी। जोया को तो मैं देख लूंगा, पर तुम जो इतनी जल्दी डर जाती हो, इसका क्या करूं? जरियाब ने उसकी ठोड़ी थामकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे किया। उसका लहजा पहले से ज्यादा गहरा और मुतालबा करने वाला था। शादी से पहले का वो खौफ अब हया में बदल जाना चाहिए माहिनूर। तुम मेरी हो और इस घर की हर दीवार ये जानती है। उसने उसके माथे पर एक तपता हुआ बोसा दिया और उसे इशारा किया कि वो पहले बाहर निकले। माहिनूर ने दरवाज़ा खोलकर राहदारी में झांका और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग गई, जबकि जरियाब वहीं खड़ा उसकी चाल में मौजूद उस धड़कन को देखकर मुस्कुराता रहा जो सिर्फ उसके कुर्ब का नतीजा थी। नीचे सहन में असर की चाय का इंतजाम हो रहा था। ताई अम्मा और चची जान बड़े बड़े पतीलों में चाय पका रही थी और कजिन्स का हजूम हस्बे मामूल हंसी मजाक में मसरूफ था। माहिनूर जब वहां पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसकी सास यानी ताई अम्मा की नजरें उसके चेहरे पर जमी हैं। माहिनूर बेटी, जरा इधर तो आओ, उन्होंने प्यार से पुकारा। माहिनूर के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या उन्होंने उसे ऊपर जाते देख लिया था? वो डरते डरते उनके करीब पहुंची। ताई अम्मा ने उसके गाल को थपथपाया और धीमे लहजे में कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। जरियाब बहुत जिद्दी है पर तुम्हारे सामने मोम हो जाता है। इन अल्फाज ने माहिनूर के दिल पर से बोझ हटा दिया, मगर उसी लम्हे जरियाब भी वहां आ पहुंचा और निहायत ढीठाई से माहिनूर के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। उसने सबके सामने माहिनूर के कंधे पर हाथ रखा, जो इस मुश्तरका घर के माहौल में एक बहुत बड़ी और बेबाक बात थी। ताई अम्मा, ये सिर्फ मोम नहीं होती, ये तो मुझे जलाकर राख करने का इरादा रखती है, उसने हंसते हुए कहा। सब कजिन्स ने एक जोरदार कहकहा लगाया और माहिनूर शर्म से पानी पानी हो गई। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद अब उनकी मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, बल्कि इस बड़े घर की रौनक का एक हिस्सा बन चुकी है, जहां हर लम्हा एक नई शोखी और एक नई तड़प का मुंतजिर था। असर की चाय के इस हंगामे में जरियाब की ये बेबाकी माहिनूर के लिए किसी कयामत से कम न थी।
सबकी हंसती मुस्कुराती नजरों के बीच उसे अपना वजूद कांच की तरह टूटता हुआ महसूस हुआ। जोया ने शरारत से चुटकी भरी, देखो तो सही, अभी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और जरियाब भाई ने सबके सामने हक जताना शुरू कर दिया है। माहीनूर ने जल्दी से किचन की तरफ कदम बढ़ाए ताकि वो इन सुलगती नजरों से बच सके, मगर जरियाब का वो तपता हुआ हाथ जो अभी उसके कंधे पर था, उसका लम्स अब भी उसके पूरे बदन में सनसनी पैदा कर रहा था। किचन की दीवार से टेक लगाकर उसने एक लंबा सांस लिया। थोड़ी ही देर में जरियाब भी किसी न किसी बहाने अंदर चला आया। क्या हुआ? सबके सामने मेरा हाथ रखना इतना बुरा लगा? उसने माहीनूर के करीब आकर उसके कान में सरगोशी की। उसकी आवाज में वही जुनून था जो उसे हर वक्त बेचैन रखता था। माहीनूर ने उसे घूर कर देखा। आपको पता है ना कि अब्बाजान और तायाबू भी वहीं बैठे थे? थोड़ी तो लिहाज करें जरियाब। जरियाब ने कहकहा लगाया और किचन का दरवाज़ा हल्का सा भिड़का दिया। लिहाज उनके लिए होता है जिनके दिल में चोर हों। मैं तो अब अली अल ऐलान तुम्हारा दीवाना हूँ। उसने माहीनूर की कमर के गिर्द बाजू फैलाकर उसे स्लैब के साथ लगा दिया। किचन में मसालों की महक और चूल्हे की तपिश ने माहौल को मजीद बोझल बना दिया था। जरियाब ने अपना चेहरा उसके चेहरे के इतना करीब किया कि उनकी नाकें आपस में टकराने लगीं। शादी से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे साये का ताक़ुब करता था, पर अब मुझे तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा लम्स और तुम्हारी ये नाराज़गी सब अपनी लगती है। उसने अपना हाथ उसके गाल पर फेरा और उसके निचले लब को अपने अंगूठे से सहलाया। माहीनूर का सांस एक बार फिर रुकने लगा। उसे महसूस हुआ कि जरियाब इस मुश्तरका घर के हर कोने को उनकी मोहब्बत के निशानात से भर देना चाहता है। बाहर से छोटे ताया की आवाज़ आई, अरे भाई जरियाब, वो हिसाब किताब के कागजात तो लाओ। जिस पर जरियाब ने एक नागवारी से सर झटका। जाना होगा, पर याद रखना अभी हिसाब अधूरा है। उसने माहीनूर की गर्दन पर अपने लबों की एक गरम मुहर शब्द की और बाहर निकल गया। माहीनूर वहीं खड़ी रह गई। उसका बदन तप रहा था और दिल की धड़कन काबू से बाहर थी। उसे अब ये समझ आ रहा था कि शादी के बाद की जिंदगी में वो तड़प खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसने एक ऐसा बेबाक रुख इख्तियार कर लिया था जहां हर लम्हा एक नया इम्तिहान और एक नई लज्जत बनकर सामने आता था। उसने अपने गले पर हाथ रखा जहां जरियाब के लम्स की तपिश अभी भी उसे बेहाल कर रही थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण ने कमरे के दरीचे से झांका तो माहीनूर की आंख जरियाब के लम्स की तपिश से खुली। जरियाब अभी तक उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिए नीम व आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी आसूदगी और सुकून था जो माहीनूर ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह बखैर मेरी जिंदगी, जरियाब ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखते हुए निहायत बोझल और रेशमी आवाज में कहा। माहीनूर ने शर्माकर अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। उसे गुज़िश्ता रात की अपनी बेबाकी याद आ रही थी जब उसने जरियाब की जुनूनियत का जवाब उसी की शिद्दत से दिया था। जरियाब, अब उठें भी, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे होंगे, उसने मनमनाते हुए कहा। मगर जरियाब ने उसे छोड़ने के बजाय अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। आज मेरा इरादा इस कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल नहीं है। ताई अम्मा को कह देंगे कि हमारी तबीयत कुछ नासाज है। उसने शरारत से उसके कान की लॉक रुछुआ। माहीनूर ने तड़प कर उसे देखा। पागल न बने, मुश्तरका घर में ऐसी बातें छिपी नहीं रहती। सब समझ जाएंगे कि हम क्यों बाहर नहीं आ रहे। जरियाब ने कहकहा लगाया। तो समझने दे, मियाँ बीवी हैं, कोई गैर तो नहीं। उसकी ये बेनयाजी माहीनूर को तपने पर मजबूर कर रही थी। आखिरकार जरियाब ने उसे जाने की इजाज़त दी, मगर इस शर्त पर कि वो नाश्ते के बाद उसके लिए लाइब्रेरी वाले कमरे में खास चाय लेकर आएगी। जब माहीनूर नीचे पहुंची तो हवेली के सहन में हमेशा की तरह गहमा गहमी थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में शोर मचा रहे थे और बड़े ताया अबू अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। जोया ने माहीनूर को देखते ही एक मायने खेज नजर डाली। आज तो चेहरे पर गुलाब खिल रहे हैं, लगता है रात की बेदारी ने कोई खास रंग दिखाया है, उसने चेड़ते हुए कहा। माहीनूर ने उसे घूर कर देखा और खामोशी से किचन में चली गई जहां उसकी सास उसे देखकर मुस्कुरा दी। शादी के बाद की जिंदगी का ये फर्क अब वाज़ेह था। अब वो सिर्फ इस घर की बेटी नहीं थी, बल्कि जरियाब की शरीके हयात थी, जिसके हर अंग से जरियाब की मोहब्बत की खुशबू आ रही थी। नाश्ते के बाद वादे के मुताबिक वो चाय की ट्रे लेकर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ी। ये कमरा हवेली के एक कोने में था जहां शोर कम ही पहुंचता था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, जरियाब ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और उसे ट्रे समेत अपनी बाहों में उठा लिया। चाय ठंडी हो जाएगी जरियाब, उसने हाँफते हुए कहा। जरियाब ने उसे मेज़ पर बिठाते हुए उसकी आंखों में देखा। चाय का जायका तो बाद में आएगा, पहले मुझे इस तड़प का हिसाब पूरा करना है जो तुम्हारे इस रूप ने मेरे अंदर जगाई है।
لائبریری کی خاموشی اب ان کی تیز ہوتی سانسوں کی نذر ہونے لگی تھی۔ لائبریری کی پرانی کتابوں اور لکڑی کی الماریوں کی مخصوص خوشبو زریاب کے وجود سے اٹھتی عود کی مہک میں گھل مل گئی تھی۔ ماہ نور جو میز کے کنارے پر بیٹھی تھی، زریاب کے حصار میں خود کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ زریاب کی انگلیاں اس کی مخملی گردن پر ایک دھیمی مگر پرجوش لے میں رقص کر رہی ہیں۔ زریاب، کوئی بھی یہاں کتاب لینے آ سکتا ہے؟ اس نے کمزور سی احتجاجی سرگوشی کی، مگر اس کا اپنا وجود زریاب کی قربت کی تپش میں پگھل رہا تھا۔ زریاب نے اس کے لبوں کے بالکل قریب آ کر اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں الجھا دیا۔ اس وقت پورے گھر کو معلوم ہے کہ زریاب کو کسی سے خلل پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی اس ویران لائبریری میں میری زندگی کی سب سے خوبصورت کتاب میرے سامنے کھلی بیٹھی ہے، میں اسے پڑھنے کا موقع کیسے ضائع کر دوں؟ اس نے شرارت سے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا، جس سے ماہ نور کے پورے بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیاری میں زریاب کے کاندھوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مشترکہ خاندانی نظام میں جہاں رازداری ایک خواب معلوم ہوتی تھی، زریاب نے اپنی محبت کے لیے ایسے ہی گوشے تلاش کر لیے تھے۔ اس نے ماہ نور کی کمر پر ہاتھ جما کر اسے اپنی طرف مزید کھینچا۔ تمہیں پتہ ہے زریاب، شادی سے پہلے جب تم یہاں صفائی کرنے آتی تھی تو میں گھنٹوں تمہیں چھپ کر دیکھتا رہتا تھا۔ تمہاری وہ جھکی ہوئی نظریں اور دوپٹے کو بار بار سنبھالنے کی ادا، مجھے تبھی سے تم سے عشق ہو گیا تھا۔ زریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جن میں اب محبت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا خمار تھا۔ اس نے میز پر رکھی چائے کی پیالی کی پرواہ کیے بغیر ماہ نور کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر لیا اور اس کے لبوں پر ایک والہانہ اور تشنا بوسہ دیا۔ یہ لمس پہلے سے کہیں زیادہ بے باک اور فاتحانہ تھا۔ ماہ نور کو لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں ڈوب رہی ہے جہاں صرف زریاب کا وجود ہی اس کا ساحل ہے۔ باہر سے گزرتے ہوئے کسی ملازم کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو ماہ نور نے گھبرا کر خود کو چھڑانا چاہا، مگر زریاب نے اسے 1 انچ بھی ہلنے نہ دیا۔ ڈرنا چھوڑ دو ماہ نور، اب یہ تڑپ چھپانے کی نہیں بلکہ جینے کی ہے، زریاب نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے کہا۔ لائبریری کے اس نیم اندھیرے گوشے میں کتابوں کے درمیان ان کی محبت کی ایک نئی داستان رقم ہو رہی تھی، جس کا ہر لفظ لذت اور جنون سے لبریز تھا۔ اسے اب یقین ہو چلا تھا کہ زریاب کے حصار میں وہ اب کبھی اس تنہائی یا خوف کا شکار نہیں ہوگی جو شادی سے پہلے اسے بے چین رکھتا تھا۔ اب وہ دونوں اس حویلی کے در و دیوار میں اپنی محبت کے ایسے نقوش چھوڑ رہے تھے جنہیں وقت کی کوئی گرد نہیں مٹا سکتی تھی۔ لائبریری کی اس پراسرار خاموشی میں زریاب کا ہاتھ اب ماہ نور کی کمر سے ہوتا ہوا اس کی زلفوں کے پیچو خم میں الجھ گیا تھا۔ اس نے نہایت نفاست سے وہ پن نکال دی جو ماہ نور کے بالوں کو ایک جوڑے میں قید کیے ہوئے تھی۔ ریشمی بال ایک جھرنے کی طرح اس کے کندھوں پر بکھر گئے، جس سے فضا میں شیمپو کی بھینی خوشبو اور زریاب کی پسندیدہ عطر کی مہک ایک جان ہو گئی۔ یہ بال، یہ ہمیشہ مجھے ایک قیدی کی طرح الجھائے رکھتے ہیں، زریاب نے ان سیاہ لٹوں کو اپنی انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ ماہ نور نے اپنے لرزتے ہاتھ زریاب کے مضبوط بازوؤں پر جمائے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زریاب کی یہ بے باکی اب اسے حویلی کے دیگر حصوں میں بھی نڈر بنا رہی تھی۔ زریاب، اگر تائی اماں نے پوچھا کہ چائے اتنی دیر سے کیوں آئی تو کیا جواب دیں گے؟ اس نے اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ زریاب نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ناک کی نتھلی کو اپنی انگلی سے چھیڑا۔ کہہ دوں گا کہ چائے اتنی میٹھی نہیں تھی جتنی آپ کی بہو کی باتیں، اس لیے ذائقہ لینے میں ذرا دیر ہو گئی۔ اس نے ماہ نور کو میز سے نیچے اتارا مگر اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ اب وہ دونوں لائبریری کی ایک پرانی الماری کی اوٹ میں تھے جہاں دھوپ کی ایک سنہری کرن گرد کے ذرات کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ زریاب نے اس کی گردن کے اس مقام پر اپنے لب رکھے جہاں اس کی دھڑکن اب ایک بے ترتیب ڈھول کی طرح بج رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماہ نور، شادی کے بعد یہ جو تمہارے چہرے پر خوف کی جگہ ایک دبی دبی سی تڑپ آئی ہے، یہ مجھے مزید دیوانہ بناتی ہے۔ ماہ نور نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ اسے اس وسیع اور عریض حویلی کے اس گوشے میں زریاب کی قربت ایک مکمل کائنات محسوس ہو رہی تھی۔ اب اسے مشترکہ گھر کے اصولوں یا کسی کی نظروں کا وہ پرانا ڈر نہیں رہا تھا، کیونکہ زریاب کی حاکمیت نے اسے ایک ایسا تحفظ دے دیا تھا جہاں وہ خود کو ایک ملک کا تصور کرنے لگی تھی۔ اچانک لائبریری کے بھاری دروازے پر دستک ہوئی اور زویا کی آواز گونجی۔ بھئی، اگر چائے کے ساتھ مشاعرہ ختم ہو گیا ہو تو بڑے تایا ابو زریاب بھائی کو باہر بلا رہے ہیں۔ ماہ نور یکدم پیچھے ہٹی، اس کا چہرہ شرم سے لال بھبوکا ہو گیا۔ زریاب نے ایک لمبا سانس لیا اور ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا،
مگر اس کی نظریں اب بھی ماہی نور کے بکھرے حلیے اور اس کی گلابی رنگت پر جمی تھیں۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں قدم رکھا تو آج منظر بدلا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح زریاب کی گرفت ماہی نور پر نہیں تھی، بلکہ آج ماہی نور کا بازو زریاب کے سینے پر کسی فاتح کی طرح موجود تھا۔ ماہی نور کی آنکھوں میں اب وہ پرانی حیا اور خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجب سی بے باک چمک نے جگہ لے لی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے زریاب کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ شخص جس نے اسے اپنی محبت میں پگھلا دیا تھا، اب اسے خود اس کی تڑپ میں جلانے کا ایک جنونی ارادہ اس کے دل میں مچل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے زریاب کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو چھیڑا۔ زریاب نے نیند میں ہی ایک گہرا سانس لیا، مگر ماہی نور اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے اپنی پوروں کو زریاب کے لبوں پر نہایت آہستگی سے پھیرا اور پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زریاب جاگیے، اب نیند کا وقت ختم ہوا۔ زریاب نے بوجھل آنکھیں کھولی تو سامنے ماہی نور کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہی ماہی نور جو کل تک اس کے لمس پر سہم جاتی تھی، آج خود اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہی تھی۔ آج تم جلدی بیدار ہو گئی؟ زریاب نے اسے کھینچنا چاہا، مگر ماہی نور نے نہایت مہارت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں بستر کے سرہانے پر جما دیا اور خود اس کے اوپر جھک گئی۔ آج پہل میری ہوگی زریاب، اس نے نہایت دھیمی مگر پرجوش آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ زریاب ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ ماہی نور کا ہاتھ اب زریاب کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی نظریں زریاب کے چہرے پر جمی تھیں جہاں حیرت اور لذت کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے زریاب کے گلے پر اپنے لبوں سے ایک ایسا تپتا ہوا نشان چھوڑا کہ زریاب کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکل گئی۔ ماہی نور، تم تو بالکل بدل گئی ہو، زریاب نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا جنون اب ماہی نور کے اس نئے روپ کے سامنے ماند پڑ رہا تھا۔ میں نے آپ سے ہی تو سیکھا ہے کہ اس مشترکہ گھر کی دیواروں کے پیچھے اپنی سلطنت کیسے بسائی جاتی ہے، اس نے زریاب کے کان کی لو کو اپنے دانتوں تلے دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جس آگ کو آپ نے لگایا تھا وہ اب کیسے شعلہ بنتی ہے۔ باہر حویلی میں فجر کی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ تائی اماں کے وضو کے پانی کی آوازیں آ رہی تھی، مگر کمرے کے اندر ماہی نور میں رازداری اور حیا کے تمام پرانے بت توڑ دیے تھے۔ وہ اب صرف ایک شرمیلی دلہن نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جنونی معشوقہ بن چکی تھی جس نے زریاب کو اسی کے بچھائے ہوئے محبت کے جال میں قید کر لیا تھا۔ زریاب جو ہمیشہ شکاری بنتا تھا، آج پہلی بار خوشی خوشی اس شکار کے حصار میں دم توڑ رہا تھا۔ حویلی کے دالان میں برتنوں کے ٹکرانے اور تائی اماں کی بلند آواز میں دی گئی ہدایات کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر کا منظر کسی اور ہی دنیا کی عکاسی کر رہا تھا۔ زریاب جو ہمیشہ سے اس رشتے میں حاکم رہا تھا، آج ماہی نور کے اس جارحانہ اور بے باک انداز پر حیران بھی تھا اور سحر زدہ بھی۔ ماہی نور نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں اب شرم و حیا کی جگہ ایک ایسی وحشیانہ طلب تھی جو زریاب کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ماہی نور، نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے، تائی اماں آوازیں دے رہی ہیں، زریاب نے اسے آزمانے کے لیے دھیمے سے کہا، حالانکہ اس کا اپنا جی چاہ رہا تھا کہ یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ ماہی نور نے ایک دلکش اور خود اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ زریاب کے چہرے پر جھک کر اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیا۔ آج انہیں انتظار کرنے دے زریاب، آج اس حویلی کے اصول باہر کی دہلیز پر دم توڑ دیں گے۔ آج اس کمرے میں صرف وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ اس نے اپنی پوروں سے زریاب کی گردن پر ایک لکیر سی کھینچی اور پھر نہایت نڈر ہو کر اس کے وجود کی تپش کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔ اس کی پہل میں ایک ایسا جنون تھا جیسے وہ برسوں کی پیاس ایک ہی پل میں بجھانا چاہتی ہو۔ زریاب نے محسوس کیا کہ ماہی نور کی سپردگی اب مطالبے میں بدل چکی ہے۔ اس نے زریاب کے لبوں پر اپنے لب اس شدت سے پیوست کیے کہ زریاب کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ ماہی نور جو کبھی اس کے قریب آنے پر نظریں جھکا لیتی تھی، آج خود اس کے بدن کے ہر گوشے کو اپنی ملکیت قرار دے رہی تھی۔ اس نے زریاب کے قمیض کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اسے اپنی طرف مزید قریب کر لیا۔ تم تو بڑی استاد نکلی ہو ماہی نور۔ زریاب نے ہانپتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے الٹنا چاہا، مگر ماہی نور نے اسے حرکت کرنے سے روک دیا۔ نہیں، آج نہیں، آج میں آپ کو وہ تڑپ دکھاؤں گی جو آپ نے میرے اندر پیدا کی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا حق جتایا۔ اس کا یہ روپ زریاب کے لیے کسی نشے سے کم نہ تھا۔ باہر صحن میں زویا کی آواز گونجی، بھائی کیا آج ناشتہ کمرے میں ہی پیش کرنا پڑے گا؟ ماہی نور نے اس آواز کو سنا، مگر اس کے چہرے پر ڈر کے بجائے ایک فاتحانہ چمک آئی۔ اس نے زریاب کے کان میں سرگوشی کی، انہیں آوازیں دینے دے، جب تک میں نہیں چاہوں گی اس کمرے کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ زریاب نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس اور اتنا خوش محسوس کیا۔ مشترکہ گھر کی چار دیواری میں اب ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی،
और वो माहिनूर का वो जुनूनी प्यार था जिसने शिकारी को खुद शिकार बना लिया था। कमरे में मौजूद भारी पर्दों के पीछे से सूरज की रोशनी झांक रही थी, मगर माहिनूर ने आज अपनी दुनिया के कवानीन खुद तय कर लिए थे। ज़रियाब, जो हमेशा उसे अपने इशारों पर नचाता था, आज उसकी इस बदली हुई शख्सियत के सामने बेबस नजर आ रहा था। माहिनूर ने अपने बाल एक झटके से पीछे फेंके और ज़रियाब के सीने पर अपनी उंगलियां इस तरह चलाईं जैसे कोई फनकार अपने शाहकार पर आखिरी लकीरें खींच रहा हो। आपको क्या लगा था ज़रियाब, कि सिर्फ आपको ही जीना आता है? उसने निहायत सबक रफ्तारी से ज़रियाब की कलाइयों को बेड के पाए से बांधने का ड्रामा किया। उसकी आंखों में शरारत और जुनून का एक ऐसा इम्तिजाज था जिसने ज़रियाब के तन बदन में आग लगा दी। ज़रियाब ने मज़ाहिमत करनी चाहिए, मगर माहिनूर ने उसके लबों पर अपना हाथ रखकर उसे खामोश करा दिया। आज बोलने का हक सिर्फ मेरा है। उसने झुककर ज़रियाब के शहरक के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ी और फिर निहायत निडरी से उसके कान की लो को अपने दांतों से काटा। ज़रियाब के हलक से एक घुटी हुई आवाज़ निकली। वो माहिनूर की इस जुर्रत पर दंग था। वो लड़की जो शादी के पहले दिन तक उसके साये से भी घबराती थी, आज उसके वजूद के साथ खेल रही थी। माहिनूर ने अपनी मखमली पोरों से उसके बदन पर ऐसी लहरें पैदा की कि ज़रियाब का ज़ब्त जवाब देने लगा। नीचे सब आपका रौब देखते हैं ना? माहिनूर ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए सरगोशी की। काश वो देख सकते कि इनका ये सुल्तान इस वक्त किस तरह अपनी मलिका के सामने बेदम पड़ा है। उसने अपना तपता हुआ चेहरा उसके चेहरे के इस कदर करीब किया कि उनकी सांसें एक दूसरे में पेवस्त हो गईं। माहिनूर की पहल अब सिर्फ एक खेल नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी जुनूनी जंग बन चुकी थी जिसमें वो ज़रियाब को मुकम्मल तौर पर ज़ेर करना चाहती थी। बाहर से ताई अम्मा के चलने की आवाज़ करीब आई। शायद वो कमरे के पास से गुजर रही थी। ज़रियाब एकदम चौंकना हुआ, मगर माहिनूर ने उसकी परवाह किए बगैर उसके लबों पर अपनी गिरफ्त इतनी सख्त कर दी कि ज़रियाब को बाहर की दुनिया का हर होश व हवास ख़त्म हो गया। उसने ज़रियाब के वजूद को अपनी आगोश में इस तरह समेटा जैसे वो उसे हमेशा के लिए खुद में जज्ब कर लेना चाहती हो। मुश्तरका घर की वो खामोशी अब उनकी तेज़ होती धड़कनों के सामने बेमायनी हो चुकी थी। माहिनूर का ये नया बेबाक और जुनूनी रूप ज़रियाब के लिए एक ऐसी लज्जत बन गया था जिससे वो कभी छुटकारा नहीं पाना चाहता था। उसने महसूस किया कि आज उसने माहिनूर को नहीं पाया, बल्कि माहिनूर ने उसे फतह कर लिया है। कमरे के अंदर की फिजा अब माहिनूर के जुनून की लपेट में थी। ज़रियाब, जो अब तक अपनी मर्दाना वजाहत और हाकिमियत के ज़ूम में रहता था, आज अपनी ही शरीके हयात के हाथों कैदी बना हुआ इस नई लज्जत से सरशार था। माहिनूर ने महसूस किया कि ज़रियाब की बेबसी उसे एक अजीब किस्म की ताकत बख्श रही है। उसने अपने रेशमी बालों को ज़रियाब के चेहरे पर इस तरह बिखरने दिया कि उसे रास्ता न सुझाई दे। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी न ज़रियाब, अब क्यों झुक रही हैं? इसने शरारत से उसकी ठोड़ी थामकर उसे मजबूर किया कि वो उसे देखे। माहिनूर का ये रूप इतना नडर था कि उसने ज़रियाब की शेरवानी का आखिरी बटन भी बड़ी बेबाकी से खोल दिया। हालांकि बाहर से अब तायाबू के खांसने की आवाज़ें आ रही थी जो मर्दों के हिस्से में जाने की तैयारी कर रहे थे। ज़रियाब ने गहरा सांस लेते हुए अपनी गिरफ्त आज़ाद कराने की कोशिश की। माहिनूर, बस करो, अब मुझसे ज़ब्त नहीं हो रहा। तुम जानती हो कि अगर मैंने अपनी पर मारी तो तुम्हारी ये जुर्रत धरी की धरी रह जाएगी। माहिनूर ने एक जोरदार मगर मदहोशकुन कहकहा लगाया। तो मारे ना अपनी पर, मैं भी तो देखूं कि इस हवेली का सबसे मुंहजोर घोड़ा अपनी सवार के सामने कितनी देर तक सरकशी करता है। ये कहकर उसने निहायत जुनूनी अंदाज में ज़रियाब के सीने पर अपने दांतों का निशान छोड़ दिया, एक ऐसी मोहर जो सिर्फ उसकी मिल्कियत का ऐलान थी। ज़रियाब के बदन में बिजली की लहर दौड़ गई और उसने बेख्तियारी में माहिनूर को अपनी बाहों में इस शिद्दत से भींच लिया कि उसकी पसलियां चटकने लगी थी। तुमने खुद दावत दी है, अब पछताना मत। ज़रियाब ने उसे बिस्तर पर उलटते हुए उसके कान में गर्राया, मगर माहिनूर ने हार मानने के बजाय उसकी गर्दन में अपने बाजू इस तरह शमाइल कर लिए जैसे वो इस तूफान का इस्तकबाल करने को तैयार बैठी हो। उसने ज़रियाब के लबों को अपने लबों की कैद में लेकर उसे ये बावर करा दिया कि अब ये मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि उस जुनून का है जहां अब कोई कायदा, कोई कानून और कोई हया बाकी नहीं रही। मुश्तरका घर की वो सुबह अब उन दोनों के लिए एक ऐसे मैदान जंग में बदल चुकी थी जहां फतह सिर्फ मोहब्बत और जुनून की होनी थी। माहिनूर की पहल ने ज़रियाब के अंदर के सोए हुए देव को बेदार कर दिया था, मगर वो खुद भी अब इस आग में जलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। हवेली के बाकी मकीन नाश्ते की मेज़ पर उनका इंतजार कर रहे थे, मगर उन दोनों के लिए वो कमरा अब एक ऐसी कायनात था जिसका सूरज उनकी अपनी मर्जी से तुलू होना था। कमरे के अंदर सांसों की हद्दत इस कदर बढ़ चुकी थी कि खिड़की के शीशों पर धुंध जमने लगी।
ज़रियाब ने माहिनूर को अपने नीचे दबोच रखा था, मगर माहिनूर की आंखों में शिकस्त का कोई नामो निशान न था। उसने अपने पांव ज़रियाब की कमर के गिर्द हमाइल कर लिए और उसे मजीद अपनी जानिब खींच लिया। आपका ये गुस्सा, ये शिद्दत, ये सब अब मुझे डराता नहीं ज़रियाब, बल्कि ये मुझे आपकी तरफ और ज़्यादा माइल करता है, उसने हाँफते हुए कहा और ज़रियाब के माथे पर आए पसीने को अपनी ज़बान से छूकर उसे बेहाल कर दिया। ज़रियाब की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। माहिनूर की ये जुनूनी पहल उसके लिए किसी खुशगवार सदमे से कम न थी। उसने इसके चेहरे पर झूलती लटों को मुट्ठी में जकड़ा और उसका सर थोड़ा पीछे की तरफ झुकाया ताकि उसकी गर्दन की सफ़ेदी साफ नुमाया हो सके। तुमने आज आग से खेलने का फैसला किया है माहिनूर, और ये आग तुम्हें खाक करके छोड़ेगी, ज़रियाब ने अपनी आवाज़ में तमाम तर मर्दाना रौब समेट कर कहा। मगर माहिनूर ने जवाब में अपनी उंगलियां ज़रियाब के बाजुओं पर गाड़ दीं और उसके होंठों के करीब आकर सरगुर्शी की। तो खाक कर दे मुझे, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखिए, इस राख में भी तपिश मेरी ही होगी। उसने निहायत बेबाकी से ज़रियाब की गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराया और एक बार फिर उसके ऊपर हावी हो गई। अब वो उसके चेहरे के हर नक्श को इस शिद्दत से चूम रही थी जैसे वो उसे अपना कैदी बना लेना चाहती हो। बाहर राहदारी में कदमों की चाप सुनाई दी और ताई अम्मा की आवाज़ आई, माहिनूर, ज़रियाब, अरे भाई क्या हुआ, किवाड़ तो खोलो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ज़रियाब एक लम्हे के लिए ठिठका, उसकी आंखों में बदहवासी आई, मगर माहिनूर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर निहायत भेटाई से मुस्कुराई। जवाब मत दीजिएगा, उसने लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इन्हें लगने दें कि हम अभी ख्वाबों की दुनिया में हैं, या शायद एक ऐसी हकीकत में जो उनकी समझ से बाहर है। उसने ज़रियाब के लबों को दोबारा अपनी लपेट में ले लिया और इस बार उसका अंदाज इतना तशना और वालहाना था कि ज़रियाब भी दुनिया और माफिहा से बेखबर हो गया। मुश्तरका घर की वो दीवारें आज एक ऐसी बगावत की गवाह थीं जहां हया ने जुनून के आगे हथियार डाल दिए थे। माहिनूर का ये नया रूप ज़रियाब की रूह में उतर चुका था और अब उस हवेली में रहने वाला कोई भी फर्द उनके दरमियान हायल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो दोनों अब एक ऐसे भंवर में थे जहां से वापसी का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया था। हवेली के पुराने घड़ियाल ने जब दिन के 12 बजने का ऐलान किया, तब कहीं जाकर उस कमरे का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुला। बाहर राहदारी में अब खामोशी थी, क्योंकि घर के तमाम मर्द अपने कामों पर जा चुके थे और ख़वातीन बावर्ची खाने के पिछले हिस्से में दोपहर के खाने की तैयारियों में मसरूफ़ थीं। माहिनूर जब बाहर निकली तो उसकी चाल में एक अजब सी तमकनत और फातिहाना लचक थी। उसके गले में मौजूद सोने की जंजीर अब उसकी गर्दन पर मौजूद ज़रियाब के लम्स के गहरे निशानात को छिपाने में नाकाम थी। पीछे कमरे में ज़रियाब बिस्तर पर दराज, बाजू सर के नीचे रखे छत को तक रहा था और उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ एक ऐसे शख्स के चेहरे पर होती है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार कर सबसे बड़ी जीत हासिल की हो। सीढ़ियों के पास जोया खड़ी थी, जिसने माहिनूर को देखते ही एक गहरी और मायने खेज सांस ली। तो आखिरकार मलकाए आलिया ने अपनी सल्तनत से बाहर कदम रख ही दिया, उसने शरारत से कहा। माहिनूर रुकी नहीं, बल्कि उसके पास से गुजरते हुए उसके कान में धीमे से बोली, जोया, जब मोहब्बत जुनून बन जाए तो वक्त और दुनिया के पहरे सिर्फ कागज़ की दीवारें साबित होते हैं। जोया दंग रह गई। ये वो शर्मीली माहिनूर नहीं थी जो बात बात पर मसलहतों का शिकार हो जाती थी। रात दोबारा गहरी हुई तो हवेली के सहन में चांदनी का गलबा था। ज़रियाब और माहिनूर अपनी बालकनी में खड़े नीचे फैले हुए उस मुश्तरका घर को देख रहे थे जहाँ दर्जनों जिंदगियाँ एक साथ जुड़ी थीं। ज़रियाब ने पीछे से आकर माहिनूर को अपनी बाहों के हिसार में लिया। लोग कहते हैं कि मुश्तरका घरों में मोहब्बत दम तोड़ देती है, ज़रियाब ने उसकी जुल्फों में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। मानूर ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ उसके लिए तड़प और एहतराम का एक समंदर ठाठे मार रहा था। लोग गलत कहते हैं ज़रियाब, जहां मोहब्बत इतनी बेबाक और जुनूनी हो, वहां दीवारें फासला नहीं बल्कि पनागा बन जाती हैं। हमने इस घर की भीड़ में अपना वो गोशा ढूंढ लिया है जहां अब कोई दूसरा कदम नहीं रख सकता। ज़रियाब ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पेशानी पर एक तवील बोसा दिया। हवेली की फिजा में रात की रानी की खुशबू रची हुई थी और इस खामोश रात में उन दोनों की धड़कनें एक ही लय में बज रही थी। उनकी तड़प, उनका जुनून और उनकी बेबाकी अब इस हवेली की किस्सों का हिस्सा बन चुकी थी। वो जान चुके थे कि शादी के बाद की ये जिंदगी महज एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा लामतना ही सफ़र है जहां हर गुजरता दिन उनके दरमियान मौजूद हया की दीवारों को गिराकर इन्हें एक दूसरे में जम करता रहेगा।
सूरज ढले या चांद निकले, इस मुश्तरका घर के एक बंद कमरे में अब हमेशा एक ऐसी आग दहकती रहनी थी जिसे बुझाना अब खुद उनके बस में भी ना था।